हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं फिर से हिस्ट्री चैप्टर 10 का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मैं एसएल क्लास से बीएच पोद्दार आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा 10th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिचय के बारे में। किसके? हिस्ट्री के परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहला परिचय दिया है इसमें कि हिस्ट्री मतलब इतिहास जो है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। मतलब हमारा जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री यानी इतिहास की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द की हिस्टोरिया से हुआ है, ठीक है दोस्तों। जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। मतलब हमारा जो हिस्टोरी है और ये हिस्टोरिया जो एक लैटिन शब्द है, इसको हमने इस तरह से परिभाषित किया है कि जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ओके बच्चों, आप कहते हैं कि यूनान के हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। मतलब यूनान का एक व्यक्ति था, कौन? हेरोडोटस। एक हेरोडोटस व्यक्ति था जिसे इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ओके बच्चों, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास की क्रमबद्ध लेखन शैली को क्या की थी? शुरुआत की थी। मतलब यूनान का एक व्यक्ति था हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध लेखन कला के रूप में क्या किया था? प्रस्तुत किया था, शुरुआत किया था। इसलिए इन्हें इतिहास का क्या कहा जाता? फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ओके बच्चों, अब कहते हैं अतः अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मतलब अतीत यानी कि अतीत बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? हमारा इतिहास कहलाएगा। या अपने ही भाषा में ही बोल सकते हैं कि हमें जिस साधन या जिस माध्यम से अतीत की घटनाओं को जानने का मौका मिलता है, वही हमारा क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ओके बच्चों, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। हमारा 10th का पहला चैप्टर ही है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की। कहता है राष्ट्रवाद क्या है। सर्वप्रथम हम आएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है बच्चों। तो कहता है कि अपने देश के लोगों में एकता की भावना जगाना। मतलब ऐसे हम कह देंगे कि अपने लोगों में, अपने देश की जो जनता है उसमें एकता की भावना रखना तथा लोगों में एकता बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसी को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। अगला कहता है कि भाषाई, नस्लीय और आवासीय आधार पर राष्ट्रों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका हम लोग दूसरा परिभाषा दे देंगे कि भाषाई और नस्लीय तथा आवासीय आधार पर राष्ट्र का मतलब अपने देश का जो है निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। ओके बच्चों, अब कहता है राष्ट्रवाद। ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति का देन है। मतलब हमारा जो राष्ट्रवाद है यह आधुनिक राजनीति का क्या है? देन है। ओके बच्चों, अब कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले लिया था। मतलब कहता है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है इसकी जो अवधारणा है ना, अवधारणा इसकी शुरुआत पुनर्जागरण काल में ही क्या हो गया था? शुरू हो गया था। ओके बच्चों, कहता है राष्ट्रवाद का पूर्णतः विकास 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ था। अब वहां पे जो राष्ट्रवाद जो है वो पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ओके, अब जो है ये राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से यानी कि भयावह रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हो गया? विकसित हो गया। ओके, अब कहता है राष्ट्रवाद का आरंभिक समय फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जाता है। मतलब कहता है कि राष्ट्रवाद जो है इसकी जो शुरुआत मतलब जो शुरू जो होता है ना, इसकी शुरुआती जो पीरियड था वह फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। मतलब राष्ट्रवाद का शुरुआती समय फ्रांस की क्रांति अर्थात 1789 की महान क्रांति से माना जाता है। ओके, अब बता इस क्रांति में जनता ने मिलकर निरंकुशवाद का क्या किया था? विरोध किया था। मतलब कहता है कि 1789 की जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में
जनता ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? निरंकुशवाद का। अब निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद मतलब होता है कि वह राजा जो जनता के प्रति क्या हो, आदरणीय नहीं हो, लोकप्रिय नहीं हो, जनता के समान अधिकार का हनन करता हो, उसका मान हानि, ये हम कह सकते हैं कि सीधे की वैसा वो राजा जो जनता के प्रति क्या था, लगाव की भावना नहीं रखता था, निरंकुशवाद हो गया। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, राष्ट्रवाद की जो भावना विकसित हुआ, वह 1789 की महान क्रांति ने किसका विरोध किया? निरंकुशवाद का क्या किया? विरोध किया। कहता 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांति का दौर आरंभ हुआ। मतलब कहता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांति का दौर आ गया। 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप की लोगों में क्या हो गया? एक विद्रोह की भावना जगने लगी और यूरोप में क्या हो गया? क्रांति का दौर आरंभ हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की धारणा का क्या हो गया? विकास हो गया। मतलब जैसे यूरोप में क्रांति का दौर आरंभ हुआ, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रवाद की जो भावना है वो व्यापक रूप से क्या होने लगा? विकसित होने लगा। ओके बच्चों, अब कहता है जिसके कारण जर्मनी इटली का एकीकरण संभव हो गया। मतलब कहता है राष्ट्रवादी भावना एक ऐसी भावना थी जिन्होंने इटली और जर्मनी का क्या कर दिया? एकीकरण का मार्ग क्या कर दिया? प्राप्त कर दिया, यानी कि संभव कर दिया। कहता है अब इस क्रांति की लहर में, अर्थात इस राष्ट्रवाद की लहर में पोलैंड, हंगरी, यूनान भी क्या हो गए? शामिल हो गए। मतलब कहता है कि जिसमें पोलैंड, हंगरी, यूनान भी राष्ट्रवाद की लहरों में क्या हो गया? शामिल हो गया। ओके बच्चों, कहता फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनर ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की क्या दी? एक नई दिशा दी। अब उसी समय में एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था और व्यक्ति का नाम था अंसर्ट रेनर। यह 19वीं शताब्दी में आया और राष्ट्रवाद की क्या कर दिया? एक नई दिशा प्रदान कर दिया। ओके बच्चों, तो हम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।